Hi, hello everyone. My name is Gulshan Shubham, and let me welcome you on behalf of our team to meetup number 12 of Dynamic Snap BC India Meetup in Hindi. And आप सभी लोगों को Happy Independence Day. So this is the 75th one. So I hope आप लोग सब लोगों ने फ्लैग होस्टिंग वगैरह कर लिया होगा. एंड यस, हम थोड़ा सोच रहे थे कि आज के दिन पे हम करें कि नहीं करें, बट हमने बोला कि ठीक है, वी विल कीप इट लिटिल शॉर्ट, बट ये कंटिन्यू करते हैं. तो आज का टॉपिक जो रहेगा वो कंसोलिडेशन इन D365 बिजनेस सेंट्रल एनएवी पार्ट 2 रहेगा. इसका पार्ट 1 हमने किया था 4 जुलाई को, एंड द स्पीकर इज वैभव सिंगल, जिन्होंने पार्ट 1 भी किया था, एंड ही विल बी कंटिन्यूइंग विद पार्ट 2. सो पार्ट 1 में कंसोलिडेशन से रिलेटेड जो भी चीजें बच गई थी, वी विल टेक इट फ्रॉम देयर. यस, वैभव, ओवर टू यू. Yeah, so good afternoon, everyone. Today we are going to continue our last discussion that we have regarding, consolidation. So before that, I would like to say Happy Independence Day to all of you. So आज हम देखते हैं 4 जुलाई को जो हमने लास्ट सेशन किया था, उसका एक लिंक हमारे पास ऑलरेडी है. आप चैट बॉक्स में देख सकते हैं अपने. तो गुलशन, can you drop that? Click on this one, this weekly dynamic snap. Okay, Yeah, click on this one. yeah, this is our YouTube channel. Right. So here, you can get all the videos, and here you will also find one of the video that is basically I have done for consolidation part 1. So here you can find all the videos that we used to give. So आज हम start करते हैं सेकंड से. तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या किया था. मैंने आपको इनिशियली बताया था कि हम कंसोलिडेशन होता क्या है, कंसोलिडेशन क्यों किया जाता है, एंड उसका बेसिक मास्टर सेटअप्स और रिपोर्टिंग, ये सब मैंने आपको बताया था. तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट का ओवरव्यू दे देता हूं. हमने कंसोलिडेशन के लिए बोला था अगर कोई भी किसी भी कंपनी की सब्सिडरी कंपनीज अपना बिजनेस मर्ज होता है, लेट सपोज कंपनी ए कंपनी बी सब्सिडरी कंपनी है कंपनी सी की, तो सी अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहता है तो वो कंसोलिडेशन को यूज में लेगा. तो देन मैंने आपको ये बताया था, मैं अभी लेके जाता हूँ कंसोलिडेशन कंपनी में. सो अगर मैं आपको कंपनीज में लेके जाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास मेनली ये 3 कंपनीज हैं. कंसोलिडेशन कंपनी, जिसके अंदर हम सब्सिडरी कंपनी 1 और सब्सिडरी कंपनी 2, इन दोनों का डेटा कंसोलिडेशन कंपनी में ट्रांसफर करेंगे. मींस द वे वी आर गोइंग टू कंसोलिडेट आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सब्सिडरी 1 अपने यूजुअल ट्रांजेक्शन कर सकता है, जैसे परचेज सेल्स वगैरह का होता है. सब्सिडरी 2 भी अपने अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस कर सकता है. और फिर हम कंसोलिडेशन कंपनी में आते थे. कंसोलिडेशन कंपनी में हमने जाके क्या किया था, बिजनेस यूनिट्स बनाई थी. बिजनेस यूनिट्स बनाने के बाद हमने इधर जो भी हमारा डेटा था, मींस द कंपनी सेलेक्ट की थी कि हम किस कंपनी को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने कंसोलिडेशन रन कर दिया था. इसी तरीके से सब्सिडरी 2 बनाई थी. तो अगर आपको इसके बारे में ज्यादा देखना है, सो यू कैन रेफर दैट वीडियो दैट इज मेंशन्ड इन द लिंक. आज हम क्या करने वाले हैं कवर. आज हम बचे हुए टॉपिक्स जो भी हमने कंसोलिडेशन लास्ट टाइम किया था, एंड अभी जो उसमें टॉपिक्स रह गए हैं वो हम कवर करने वाले हैं. तो वी विल स्टार्ट विद कंसोलिडेशन विद डायमेंशंस, then partial consolidation, import files, eliminations in consolidation, different currencies, different consolidation methods that we are going to cover today, right? So if I start, I will start with the first thing, that is consolidated with dimensions. कभी कभी होता क्या है कि हम जब डेटा को लेके आ रहे हैं कंसोलिडेशन कंपनी में, तो हमें सब्सिडरी कंपनी से डायमेंशंस भी लेके आने होते हैं. मैं एक एग्जांपल देता हूं. कंसोलिडेशन कंपनी ओपन करके रखी है. अगर मैं इधर डायमेंशंस में जाऊं,
सो हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो डायमेंशंस डिफाइन किए हुए हैं, कॉस्ट सेंटर और डिपार्टमेंट। अब मैं कोई भी एक सब्सिडरी कंपनी ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज आई हैव ओपन सब्सिडरी 1। सब्सिडरी 1 कंपनी में अगर हम जाके देखें डायमेंशंस, तो हम देखेंगे यहाँ भी कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट डिफाइंड है, कंसोलिडेशन के अंदर भी कॉस्ट सेंटर डिपार्टमेंट डिफाइंड है। अब हम किसी की एक वैल्यू पर जाके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेशन कंपनी में मार्केटिंग, परचेज, क्यूए एंड आर&डी 4 डायमेंशंस वैल्यू हैं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी मार्केटिंग, परचेज, क्यूए, आर&डी है, लेकिन अगर डिफरेंस आप देखोगे तो कोड अलग अलग है। यहाँ पर मार्केटिंग को कंसोलिडेशन में एमकेटी से बोला हुआ है और सब्सिडरी कंपनी में मार्केटिंग बोला हुआ है। ऐसा नॉर्मल बिजनेस सिनेरियो में हो सकता है कि हम किसी वैल्यू को, डायमेंशन वैल्यू को क्या बोलते हैं किसी एक कंपनी में, किसी दूसरी कंपनी में नॉमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, आर्म इनटू अ सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी में एक डायमेंशन वैल्यू में एक फील्ड होती है कंसोलिडेशन कोड। यहां पर आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो मेरा डायमेंशन वैल्यू है मार्केटिंग, इस वैल्यू को मैं कंसोलिडेशन कंपनी में क्या बोलूंगा। मैंने यहाँ पे डाला हुआ है एमकेटी। तो यहाँ पे मैंने मार्केटिंग को किससे डिनोट किया है, एमकेटी। सो इस तरीके से अगर मेरे डिफरेंट डायमेंशंस हैं, मींस मेरा मेन कंपनी में कुछ एक अलग डायमेंशंस हैं, कंसोलिडेशन कंपनी में कुछ अलग डायमेंशन है, तो हम उन डायमेंशन वैल्यू के बीच में रिलेशंस बना सकते हैं बेस्ड ऑन दिस फील्ड, राइट। बाकी कंसोलिडेशन रन करने की प्रोसेस सेम है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आई एम इनटू अ कंसोलिडेशन कंपनी and I'm going to run the consolidation. So अगर आप यहाँ पे जाएं, I'm just putting the run consolidation. लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने कॉपी डायमेंशंस को सेलेक्ट नहीं किया था। अभी मैं यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर दिस ईयर, एंड अगर मुझे डायमेंशंस को कॉपी करना है, लेट सपोज आई वांट दिस डायमेंशन, आई वांट टू extract the data based on dimensions also, and I'm just putting any document number. So once I click on OK button, सिस्टम ने आपको मैसेज पूछा कि आप इस पीरियड के लिए कंसोलिडेशन करना चाहते हैं, यस। ओके, वन अकाउंट एक्चुअली आई नीड टू पुट हियर। आई विल कम टू दिस लेटर। सो अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ सेम, तो आप देखेंगे कंसोलिडेशन रन हो गया। अब डिफरेंस क्या है कि एक नॉर्मल कंसोलिडेशन रन करने में और एक कंसोलिडेशन डायमेंशंस के साथ रन करने में। आप देखेंगे यहाँ पर जो वैल्यूज आती हैं, एक एग्जांपल देता हूं मैं एक्सेल में। Let's suppose on the 1st January, आपने एक ट्रांजैक्शन किया सेल्स का विद मार्केटिंग डायमेंशन, देन आपने 1st जनवरी को ही ट्रांजैक्शन किया सेल्स का with some other dimension. Let's suppose it is with R&D dimension. तो
अगर आप कंसोलिडेशन रन करेंगे, लेट सपोज आपने एक ही दिन का रन किया, तो सिस्टम हमेशा जब भी कंसोलिडेशन एंट्रीज बनाएगा तो वो कैसे बनाएगा? सबसे पहला वो फिल्टर लेगा जीएल अकाउंट नंबर का, एंड सेकंड फिल्टर लेगा डायमेंशन का। तो जब भी वो एंट्रीज को क्लब करेगा, वो डायमेंशन वाइज क्लब करेगा। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है वही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। वन सेकेंड। ग्लोबल डायमेंशंस आई थिंक डिफाइन नहीं किया है, एक सेकेंड में कर देता हूँ। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो एंट्रीज बन रही है वो डायमेंशन के कॉम्बिनेशंस पे बन रही है। तो कभी भी अगर मुझे फ्यूचर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालने हैं या मेरे को कोई भी रिपोर्टिंग देखनी है, तो कंसोलिडेशन कंपनी में मैं डायमेंशन के बेस पे एंट्री देख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं डायमेंशन की फंक्शनलिटी यूज में ले सकता हूँ। बाकी प्रोसेस सेम ही है जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो हमने नॉर्मली किया क्या, हमने सिर्फ डायमेंशंस को ऐड कर दिया व्हेन वाइल रनिंग द कंसोलिडेशन, एंड हम जो है डिफरेंट डायमेंशंस पे यूज में ले सकते हैं। कई बार होता है हमको कि सिर्फ दो टाइप के डायमेंशन सेलेक्ट करने हैं कंसोलिडेशन में, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो लाइक दैट यू कैन सेलेक्ट योर डायमेंशंस। अभी नेक्स्ट इसमें जो था वो था कंसोलिडेशन बेस्ड ऑन। कई बार होता है कि मैंने कोई कंपनी एक्वायर की है, वो 70% बिजनेस ही एक्वायर किया है, और मैं चाहता हूं कि यार मैं जो अपना कंसोलिडेशन रन करूं वो सिर्फ 70% बिजनेस के लिए हो। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ बिजनेस यूनिट में कि मैंने जो कंसोलिडेशन करना है वो कितने परसेंट पे करना है। लेट सपोज इट इज 80%, और अगर मैं इसको रन करूंगा 80% पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो 80% पे आएगा। आई थिंक ओके, द डॉक्यूमेंट नंबर आई डिडंट चेंज। तो एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो एंट्रीज बनेंगी वो जितना जितना परसेंट उसका कंसोलिडेशन हो रहा है उसके बेस पे बनेगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कुछ एंट्री ऐसी होंगी तो जैसे लेट सपोज मेरा किसी एक सब्सिडरी कंपनी में दिखाता हूँ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। लेट सपोज किसी अकाउंट का बैलेंस मेरा 20,000 रुपीज है। अब मैं इसका कंसोलिडेशन करना है 80% पे। तो जब मैं इसका कंसोलिडेशन करूंगा 80% पे, तो सिस्टम इसका 16,000 अमाउंट लेके जाएगा। मतलब जो भी मेरा, जिस भी कंपनी को मैं जितना परसेंट एक्वायर करूंगा उसका उतना परसेंट ही जो डेटा है वो कंसोलिडेशन कंपनी में लेके जाएगा। अभी मैंने साथ में करेंसी भी लगाया हुआ है, सो दैट्स व्हाट हम थोड़ा डिफरेंट फिगर देख पा रहे हैं। अदरवाइज अगर मैं किसी एक अकाउंट को उठाऊं, लेट सपोज आई एम यूजिंग दिस सेल्स टैक्स पेबल।
तो आप देखेंगे यहाँ पे 160 आ रहा है, क्योंकि मैंने करेंसी भी यूज में लिया है, लेकिन अमाउंट यहाँ पे 100 का 80 उठाया है, क्योंकि वो 80% है। 80% कहाँ से उठाया? 80% उसने उठाया इधर से, क्योंकि मैंने यहाँ पे 80% डाला हुआ है। सो जितना भी मुझे बिजनेस एक्वायर करना है, मैं उतना परसेंट यहाँ पे डाल सकता हूँ, और सिंपली कोई भी सेटअप करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम आपका उतना परसेंट बिजनेस वहां से पिक कर लेगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हमारा, दैट इज इंपोर्ट फाइल यूजिंग डिफरेंट डेटाबेस। कई बार क्या होता है कि हमारे पास एनएवी के या बिजनेस सेंट्रल के डिफरेंट डेटाबेस में डिफरेंट कंपनीज होती हैं, और हमें उनका डेटा एक्वायर करना होता है कंसोलिडेशन के लिए। तो फॉर दैट वी कैन यूज दिस इंपोर्ट फाइल और एक्सपोर्ट फाइल फीचर। सो जिस भी डेटाबेस के अंदर हमारे पास कंपनी है, उधर से हम ये एक्सपोर्ट फाइल यूज में लेंगे, एंड ये वर्जन है कि आपको जो लेना है वो किस वर्जन में उठाना है। तो अगर ये आजकल जो है न्यू वर्जन्स में XML फाइल चल रहा है, तो XML आप पिक कर सकते हैं, और वो फाइल जो आप पिक करोगे, लेट सपोज आपने यहाँ पे पीरियड डाल दिया, एंड इधर मैंने डाल दिया सब्सिडरी 1 फाइल नेम। आपको डायमेंशंस कॉपी करने कर सकते हैं, कुछ करेंसी कोड डालना है पेरेंट तो डाल सकते हैं। आपके पास ये फाइल आ जाएगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फाइल एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी किसी दूसरे डेटाबेस से, एंड देन यूजिंग इंपोर्ट फाइल आप उस फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं, सो दैट आप उन ट्रांजेक्शन्स को कॉपी कर पाए बिजनेस सेंट्रल में। सो इसका एक छोटा सा यूज है, इसमें ज्यादा कुछ मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। सो हम यही इंपोर्ट फाइल और एक्सपोर्ट फाइल बस इसलिए यूज में होता है ताकि हम डिफरेंट डेटाबेस से कंपनीज का डेटा पिक कर पाए। फोर्थ वन है एलिमिनेशन प्रोसेस। ये आई थिंक मेरा लास्ट जब सेशन हुआ था, तब किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि जब हम एलिमिनेशन, अगर मान लो कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं, इंटर कंपनी में खासकर होता है कि मेरी कंपनी ए में भी एंट्री है, कंपनी बी में भी एंट्री है, और मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स को रिमूव करना चाहता हूँ, कंसोलिडेशन में मुझे वो नहीं दिखाना है, तो उसको हम कैसे अचीव करें? तो उसका क्या फंडा है सिस्टम में, आपको डायरेक्टली, ये सब मैनुअल प्रोसेस है, आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल में पहले एंट्रीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और लेट सपोज कि 4 एंट्रीज दैट यू वांट टू एलिमिनेट। सो आप जनरल में वो एंट्रीज मैनुअली बना सकते हो। लेट सपोज मैंने कोई एंट्री बनाई कि आई डोंट वांट सैलरी एक्सपेंस ₹1000 इन द कंसोलिडेशन कंपनी। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ डाला है एक्सपेंस का नेम। अगर आप ये यहाँ पर डालना चाहते हैं कि कोई मुझे यहाँ पे बिजनेस यूनिट भी सेलेक्ट करनी है, तो आप बिजनेस यूनिट भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस बिजनेस यूनिट का ये एक्सपेंस है। नाउ अगर आपको देखना है, लेट सपोज बिफोर पोस्टिंग ऑफ कंसोलिडेशन यू वांट टू सी कि यार ये जो मैं एलिमिनेट करने वाला हूँ, उसके बाद मेरी कंसोलिडेशन की क्या पोजीशन होने वाली है, तो आप बिजनेस यूनिट कार्ड पे जाएंगे, एंड यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है एलिमिनेशन रिपोर्ट। तो आपको यहाँ पे पीरियड डाल देना है कि किस पीरियड के लिए आपने चलाना है, एंड कोई मान लो आपका बिजनेस यूनिट है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट के लिए देखना चाहते हो, तो आप फिल्टर मार दो, नहीं डालना है तो मत डालो। देन यहाँ पर आपको डालना है किस टेम्पलेट के लिए यू यूज में लेना है। मैंने यहाँ पे डाला जनरल, जहां पर मैंने वो मैनुअल एंट्री बनाई थी, उसका टेम्पलेट नेम और बैच नेम यहाँ पे डाल देना है। एंड आपको जो बैलेंस देखना है वो नेट चेंज के बेसिस पे देखना है या बैलेंस देखना है, तो लेट सपोज मैंने अभी नेट चेंज के लिए ही देखना है। अब जैसे ही मैं इसको प्रीव्यू करूंगा,
तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली मैंने अभी यहाँ पे पोस्ट कर दिया है, दैट्स व्हाट वो नहीं आ रहा है। 1 सेकेंड, बिफोर पोस्टिंग वी हैव टू सी दैट। तो यहाँ पे क्या होगा कि एलिमिनेशन करके आ जाएगा। 1 सेकेंड में ट्राई करता हूँ, अगर मेरे पास कोई दूसरी कंपनी है तो दिखाने के लिए। यस, तो लास्ट टाइम एक्चुअली हमारा डेटा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक फील्ड दी हुई है एलिमिनेशन करके। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, देखो मेरा पहले कितना बैलेंस था कंसोलिडेशन में, 7710, सब्सिडरी 1 में इतना था, तो टोटल मेरा बैलेंस इतना हो गया। अब मैं इसमें एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ 1000 रुपीज, तो अभी टोटल इंक्लूडिंग एलिमिनेशन कितना होने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, मैनुअली डेटा डाल दिया हमने जनरल में कि भाई मेरे को ये जो है इतना बैलेंस एलिमिनेट करना है इन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंसोलिडेशन कंपनी, और मैं वो डेटा मैनुअली डाल दूंगा जनरल में। जैसे ही मैं पोस्ट करूंगा मैं देख पाऊंगा कि मेरा फिगर यहाँ पे ये है। आप देखोगे मैंने सैलरी एक्सपेंस टू कैश एंट्री मारी थी, तो सैलरी एक्सपेंस मेरा यहाँ पे आ गया और कैश मेरा यहाँ पे आ गया। तो मैं ये रिपोर्ट देख सकता हूँ, और जब मैं इसको पोस्ट करूंगा तो एलिमिनेशन मेरा पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टम में यही है, एलिमिनेशन के लिए कोई ऑटो प्रोसेस नहीं है, मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअली आप सेलेक्ट कर सकते हैं जीएल एंट्रीज, जनरल जो भी आपकी एंट्रीज हैं, 10 एंट्रीज, 15 एंट्रीज, जितनी भी हैं आप यहाँ पे डालिए। देन आप जीएल एलिमिनेशन रिपोर्ट चलाइए, देन यू कैन सी कि यार मेरा इतना अमाउंट आने वाला है एलिमिनेशन के बाद, एंड देन यू कैन चेक योर फिगर्स। अभी तक मैंने क्या क्या कवर किया, आई एम वेरी फास्ट। सो सबसे पहले हम गए थे बिजनेस यूनिट पे। बिजनेस यूनिट में हमने देखा कि हम डिफरेंट डायमेंशंस के साथ एंट्रीज पोस्ट कर सकते हैं। डिफरेंट एंट्रीज कैसे पोस्ट कर सकते हैं, कॉपी डायमेंशंस फीचर्स के साथ। कभी ऐसा हो कि अगर हमारा डायमेंशन डिफरेंट है तो हम उस डायमेंशन को यूज में ले सकते हैं। डायमेंशंस में जाके देन वी कैन गो टू डायमेंशन वैल्यूज, और अगर मेरा कोई डायमेंशन डिफरेंट है, कंसोलिडेशन कंपनी में कोई डिफरेंट डायमेंशन वैल्यू है और सब्सिडरी कंपनी में कुछ डिफरेंट डायमेंशन वैल्यू है, तो सब्सिडरी कंपनी की डायमेंशन वैल्यू में जाके कंसोलिडेशन कंपनी की डायमेंशन वैल्यू डाल सकते हैं, सो दैट हम हमारे डायमेंशंस को मैप कर पाए। उसके बाद हमने किया था कंसोलिडेशन को रन, वो हम गए थे बिजनेस यूनिट्स पे। बिजनेस यूनिट्स पे जाने के बाद हमने रन कंसोलिडेशन किया था, देन कॉपी डायमेंशंस पे क्लिक किया था। तो उससे क्या हुआ, हमारे डायमेंशंस कॉपी हो गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, डायमेंशंस कैसे कॉपी करेगा, वो एंट्री जो बनाएगा पर जीएल और पर डायमेंशन। तो उसके बाद मैंने आपको जीएल एंट्रीज दिखाई थी चार्ट ऑफ अकाउंट्स में। तो यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि हमारी जो एंट्रीज हैं डायमेंशंस के साथ भी यहाँ पर बन गई हैं। तो बेस्ड ऑन डायमेंशन कॉम्बिनेशन सिस्टम ने एंट्री जनरेट कर दी। तीसरा केस आता है
अगर हमको एंट्रीज बनानी है फॉर लेट सपोज हमने कोई बिजनेस यूनिट कुछ सम परसेंट पे एक्वायर किए, हम कुछ परसेंट ही दिखाना चाहते हैं, तो हम वो कंसोलिडेशन परसेंट यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगर हमने किसी का 80% बिजनेस एक्वायर किया है, हमने यहाँ पे 80% डाल दिया, तो वो क्या करेगा, इस सब्सिडरी कंपनी के फिगर्स का 80% डेटा लेके यहाँ पे शो कर देगा। वो हमने किया था। उसके बाद हमने किया एलिमिनेशंस। एलिमिनेशंस हमने क्यों किया? कई बार जैसे होता है कि इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स हमें कई बार हटाने होते हैं, या कुछ ऐसी एंट्रीज होती हैं जो हम नहीं चाहते कि हमें कंसोलिडेशन रिपोर्टिंग में दिखे। तो उसके लिए हमने किया कि जनरल जनरल में गए, मैनुअल एंट्रीज बनाई। उन मैनुअल एंट्रीज के बाद हम डायरेक्टली सिस्टम में रिपोर्ट रन की, जीएल कंसोलिडेशन एलिमिनेशन। तो ये हमने रिपोर्ट रन कर ली। इस रिपोर्ट में हमने देख लिया कि यार हमारा ये एग्जैक्ट फिगर आने वाला है आफ्टर कंसोलिडेशन। तो वो फिगर हमने यहाँ से उठा लिया। ओके, फिर उसके बाद हमने ये चीज चेक की कि अगर हमें लेट सपोज कोई ऐसा केस है कि यार हमारा एक कंपनी किसी दूसरे डेटाबेस में है, दूसरी किसी दूसरे डेटाबेस में है, तो वो फिगर भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं बिजनेस सेंट्रल में। कैसे कर सकते हैं? एक्शंस पे हमारे पास इंपोर्ट फाइल और एक्सपोर्ट फाइल का ऑप्शन है। तो जिस भी डेटाबेस से हमको फाइल उठानी है, उसको एक्सपोर्ट फाइल करके इधर इंपोर्ट फाइल कर सकते हो। उस फाइल का नेम सेलेक्ट करके जैसे ही आप ओके करोगे तो उसका डेटा भी हमारे पास आ जाएगा। सो अभी तक हमने ये पढ़ा। अब हम जो करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कंसोलिडेशन यूजिंग डिफरेंट करेंसीज। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो कोई किसी न किसी सब बिजनेस यूनिट में लेट सपोज कि वो अपना ट्रांजैक्शंस दिखाना चाहती है यूरो में। एक कंपनी है मेरी ऑस्ट्रेलिया बेस्ड, एक कंपनी है मेरी लेट सपोज लंदन बेस्ड, एक है इंडियन कंपनी या एक है यूएस कंपनी, और मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूँ यूएस कंपनी में। अगर मैं लंदन का डेटा उठाऊंगा तो मेरा डेटा किस में आएगा? यूरो में। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया का डेटा उठाऊंगा तो मेरा डेटा किस में आएगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर में। ऐसा मेरा केस हो सकता है। तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल बनाया है, वो एग्जाम्पल कैसा बनाया है? जो मेरी कंसोलिडेशन कंपनी है वो है डॉलर्स में। तो मैं कैसे देखूंगा? अगर मैं जनरल लेजर सेटअप पे जाऊं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी कंपनी किस पे है? यूएस डॉलर्स में। और मैं ये मान के चल रहा हूँ यार ये जो मेरी सब्सिडरी वन कंपनी है ये अपना फिगर्स मेंटेन करती है यूरो में। तो मैंने देखो यहाँ पे एक फील्ड है करेंसी कोड, यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है यूरो। और यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, करेंसी एक्सचेंज रेट टेबल, कि भाई आप जो करेंसी लेना चाहते हो, करेंसी एक्सचेंज रेट, वो कहाँ से लेना चाहते हो? बेस्ड ऑन बिजनेस यूनिट लेना चाहोगे या बेस्ड ऑन लोकल लेना चाहोगे? तो लोकल मतलब करेंसी एक्सचेंज रेट में लोकली जो भी मेरी इसका एक्सचेंज रेट की टेबल है उसमें डिफाइन कर दिया। बिजनेस यूनिट अगर मैं कोई स्पेसिफिकली देखना चाहूँ तो स्पेसिफिकली यहाँ पे जाके डिफाइन कर सकता हूँ। लाइक मेरा क्लोजिंग रेट ये है। अभी मैं इस पे एक पे आऊंगा कि मेरी क्या क्या रेट्स हैं। तो हम ऐसे बिजनेस यूनिट के बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। देन जो हमारी इंपॉर्टेंट थिंग है ये जीएल अकाउंट्स। ये सारे जीएल अकाउंट्स हमारे यूज में आते हैं जब हमारा कोई ऐसा सिनेरियो हो कि हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी किसी डिफरेंट करेंसी में डील करती हो अदर देन द पेरेंट और कंसोलिडेशन कंपनी। सो जैसा मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे यूरो है। अब यहाँ पे क्या है? एक्सचेंज रेट गेन अकाउंट, एक्सचेंज रेट लॉस अकाउंट। अगर मेरा कोई भी ऐसा होता है कि मेरा चेंज इन करेंसी से कुछ गेन या लॉस होता है तो मैं इन अकाउंट्स को यूज में ले सकता हूँ। अब अगर आप बाकी के ऑप्शंस देखोगे, कंपोजिट एक्सचेंज और ये चार अकाउंट्स देखोगे, ये तब यूज में आते हैं अगर आप इसको स्पेसिफिकली यूज में लेना चाहो। अभी मैं इसको आगे जब मेथड्स के बारे में दिखाऊंगा तब आपको समझ आएगा
कि ये जो अकाउंट्स हैं 4, अगर मान लो मैंने एक्सचेंज रेट भी डाला हुआ है और कंपोजिट एक्सचेंज रेट भी डाला हुआ है और कोई मेरा मेथड है कंपोजिट, तो सिस्टम में मेरा कंपोजिट अकाउंट जो है वो उठाएगा, प्रेफर करेगा, अनलेस कि ये अकाउंट, अगर मान लो मैंने कोई अकाउंट डिफाइन नहीं किया है, सिर्फ यही अकाउंट डिफाइन किया है, तो सिस्टम क्या करेगा, सारे कोई भी आपका कंसोलिडेशन मेथड हो, सारे कंसोलिडेशन मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट उठाएगा, ये वाला। तो अब कंसोलिडेशन मेथड हम कैसे सेलेक्ट करते हैं और किस चीज के लिए क्या बेस्ट पॉसिबल मेथड होता है, सबसे पहले एक स्लाइड दिखा देता हूं। तो अगर आप देखेंगे हमारी कंसोलिडेशन में मेनली जो है, होने को तो 5 मेथड्स हैं, लेकिन जो हम मेनली यूज में लेते हैं वो 4 मेथड्स यूज में लेते हैं। फर्स्ट है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट अगर आप देखेंगे तो हम ये नॉर्मली तब यूज में लेते हैं सारी बैलेंस शीट्स के लिए, एक्सेप्ट इक्विटी एंड रिजर्व्स के लिए। सेकंड है इक्विटी रेट, ये हम शेयर कैपिटल के लिए यूज में लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग के लिए हम हिस्टोरिकल रेट लेते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंस के लिए एवरेज रेट लेते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं सब्सिडरी कंपनी में हूं, सब्सिडरी कंपनी के चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे गया। आप देखोगे मैंने यहाँ पे कंसोलिडेशन ट्रांसलेशन मेथड करके एक फील्ड है, ये हमें यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो ये जो है कंसोलिडेशन ट्रांसलेशन मेथड, ये कैसे आएगा, इसके अंदर होता क्या है कि 5 मेथड्स हैं। जैसे मैंने बोला कि एवरेज रेट है, एवरेज रेट हम नॉर्मली यूज में लेते हैं कि यार मेरा जो भी P&L अकाउंट्स हैं उसके लिए मैं एवरेज रेट लेता हूँ, तो जो भी मैं एवरेज रेट डालूंगा वो इधर आ जाएगी। और ये एक ऑब्वियस भी चीज़ है कि यार अगर मैं कोई भी P&L का अकाउंट ले रहा हूँ तो मैं उसका एवरेज जो भी मेरा एक्सचेंज रेट होगी वही डाल देता हूँ खुद कैलकुलेट करके, सो दैट मैं एक फिक्स्ड फिगर देख पाऊँ, एक कंसिस्टेंट फिगर देख पाऊँ। सेकंड है क्लोजिंग रेट। क्लोजिंग रेट हम नॉर्मली यूज में लेते हैं बैलेंस शीट आइटम्स के लिए, कई बार अदर देन इक्विटी एंड रिजर्व्स। जैसे मान लो मेरा एसेट्स है, बिल्डिंग्स है, तो जब भी मैं इनको दिखाऊंगा तो ये क्लोजिंग रेट पे दिखाता हूँ, मार्केट वैल्यू। जैसा कि हम अकाउंट्स में भी करते हैं कि कई बार हम क्लोजिंग रेट पे दिखाते हैं मार्केट वैल्यू पे, तो हम मार्केट वैल्यू पे दिखा सकते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रेट पे दिखाना चाहें, ये भी बैलेंस शीट आइटम्स के लिए ही होता है, लेकिन अगर मैं कोई हिस्टोरिकल वैल्यू पे किसी भी एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। कंपोजिट रेट और इक्विटी रेट ये सेम ही है, ये दोनों एक्चुअली रिजर्व एंड सरप्लस के लिए यूज में आता है। डिफरेंस ये है कि कई बार क्या होता है कि आपने इक्विटी रेट कैसे यूज में लिया, जैसे रिजर्व एंड सरप्लस है, तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो अकाउंट होगा आपका उसमें पास्ट ईयर प्रॉफिट्स भी होंगे, तो पास्ट ईयर प्रॉफिट्स प्लस प्रेजेंट ईयर प्रॉफिट, तो जब हम उसकी रेट कैलकुलेट करते हैं तो हम एक इक्विटी रेट पे डाल देते हैं, यार इसके अंदर जो भी प्रॉफिट है वो मेरा इक्विटी रेट पे है, और वो मैंने यहाँ पे रेट डाल दी। कंपोजिट रेट में ये है कि अगर आप मान लो डिफरेंट कोई कंपोजिट रेट किसी को डिफरेंट दिखाना चाहते हो उसका गेन और लॉस, तो यहाँ पे आप कंपोजिट रेट सेलेक्ट कर सकते हो, और देन आप यहाँ पे जो भी मैंने आपको बिजनेस यूनिट दिखाई थी, तो वहां पे देखोगे 2 अकाउंट्स दिए हुए हैं। अगर आपको डिफरेंट से अकाउंट दिखाना है, इक्विटी एक्सचेंज रेट गेन अकाउंट और इक्विटी लॉस अकाउंट, एंड कंपोजिट एक्सचेंज रेट और कंपोजिट एक्सचेंज रेट लॉस अकाउंट। तो अगर मुझे डिफरेंट अकाउंट्स में दिखाना है तो मैं उसको यूज में ले सकता हूँ, अदरवाइज नॉर्मल केस में हम इक्विटी रेट ही यूज में लेते हैं फॉर रिजर्व एंड सरप्लस। तो जैसे भी आपका बिजनेस का नीड है आप उन अकाउंट्स में डिफाइन कर सकते हैं। जैसा आप अगर एग्जांपल लोगे ये वाला मेरा, तो मैंने जितने भी बैलेंस शीट अकाउंट्स हैं उसमें आप देखोगे क्लोजिंग रेट डाला हुआ है। अगर आप किसी इस पे देखोगे इनकम एक्सपेंस अकाउंट पे देखोगे तो मैंने एवरेज रेट डाला हुआ है। अगर आप रिजर्व एंड सरप्लस पे देखोगे, रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट पे, तो आप यहाँ पे देखोगे मैंने हिस्टोरिकल रेट, आप डाल सकते हो जो भी आप डालना चाहो। सो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट
आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि भाई आपको कौन सा मेथड यूज में लेना है। अब जैसे अगर मेरा कोई, आप वो देखोगे स्टॉक अकाउंट देखोगे, तो उस स्टॉक अकाउंट के अंदर भी इसको मैंने एज इक्विटी अकाउंट कंसीडर किया है, तो इक्विटी रेट मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो ऐसे में डिफरेंट अकाउंट्स यहाँ पे डाल सकता हूँ कंसोलिडेशन मेथड। अब होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैंने अभी लोकल यूज में लिया है कि लोकली मैं एक्सचेंज रेट उठाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं करेंसीज पे जाऊंगा, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने $1 का वैल्यू टू, $1 का वैल्यू $2 डाला हुआ है। तो मैंने यहाँ पे 2 डाला हुआ है। तो मैं जो भी फिगर उठाऊंगा सब्सिडरी 1 से, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग दैट दीज अमाउंट्स आर इन द यूरो, तो जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाय 2 होके आएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था टैक्स पेबल का, सेल्स टैक्स पेबल का, तो 100 का वो 80 आया था, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 2 वहां पर 160 शो कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि मैंने ₹2 वैल्यू डाली हुई है एक्सचेंज रेट की। और होगा क्या कि जो भी मेरा, इसको बैलेंसिंग अकाउंट यूज में लेगा, रेजिडुअल अकाउंट, जो भी मेरी वैल्यू होगी पहले इसमें प्लस हो जाएगी फिर उसमें माइनस हो जाएगी। क्योंकि मैं ऑलरेडी कंसोलिडेशन रन कर चुका हूं, सो हम एग्जिस्टिंग एंट्रीज में देखते हैं कि डेटा कैसे आ रहा था। सो चलो मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं, सेल्स टैक्स पेबल। तो मैंने इसको 80% पे रन किया था, और आप देखेंगे मैंने उसका वैल्यू 2 डाला था, तो यहाँ पे वो भी दिखा रहा है, देखो उसका 0.5 से मल्टीप्लाई किया है उसने 1/2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई? 160। और मैं यही वैल्यू, ये कहाँ से डेटा आया? सब्सिडरी 1 का। सब्सिडरी 1 कंपनी में अगर मैं जाऊं और सेम अकाउंट देखूं तो ₹100 है, 100 सॉरी यूरो। €100 का मैंने 80% बिजनेस लिया। 80% कितना हुआ? €80। €80 का €1 कितना है? €1 इक्वल टू $2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? 160। तो इस हिसाब से यहाँ पे 160 वैल्यू आ गई। तो क्या होगा सिस्टम में, हर अमाउंट को 80% पे लेके उस पर मल्टीप्लाई कर देगा। अब ये जो मैंने मेथड्स यूज में लिए, अब इन मेथड्स के बेस पे क्या होगा कि जो भी मैं, क्योंकि मैंने अभी एक ही रेट डाली हुई है, तो एक रेट मैं यहाँ पे डाल के उनको उस हिसाब से मेरी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब कई बार क्या होता है कि यार मेरे को हर का एवरेज रेट की वैल्यू अलग है और क्लोजिंग रेट की वैल्यू अलग है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस यूनिट में जाएंगे। बिजनेस यूनिट में जाने के बाद यहाँ पे बिजनेस यूनिट सेलेक्ट कर सकते हो या फिर लोकल कर सकते हो। देन अगर आपको एवरेज रेट में कितना है एक्सचेंज वैल्यू, मैंने अभी सब में 2 डाला हुआ है, अगर आपको यहाँ पे 3 करना है 3 कर सकते हो। मेरा मान लो कि वैल्यू चेंज है फॉर क्लोजिंग रेट, आप क्लोजिंग रेट डिफाइन कर सकते हो। सो बेस्ड ऑन योर रेट्स आप डेटा जो है उस पर्टिकुलर करेंसी में ला सकते हो, एलसीवाई में आपका वैल्यू आ जाएगा और उस वैल्यू के बेस पे आप कंसोलिडेशन कर सकते हो। सो हमारा नॉर्मली यही होता है कि अगर हमें कोई भी ऐसा मेथड यूज में लेना होता है तो हम सब्सिडरी कंपनी में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट्स में उन मेथड्स को डाल देंगे, एंड बेस्ड ऑन दोज मेथड्स हमारा कंसोलिडेशन होके आ जाएगा कंसोलिडेशन कंपनी में। सो लास्ट टाइम मैंने इसलिए कवर नहीं किया था इसको, क्योंकि अगर मैं लास्ट टाइम कवर करता तो इट वुड बी डिफिकल्ट, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में। सो इसलिए मैंने आज ये किया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी हम लेटेस्ट जो है, जैसे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन किया था किसी ने कि अगर मैं एक कंसोलिडेशन को बार बार रन करूं तो क्या होगा, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पुरानी वाली वैल्यू 0 होती जा रही है और जो नई वैल्यू है उस वैल्यू के अंदर यहाँ पे फिगर आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पे फाइंड एंट्रीज करूं तो आप देखेंगे ये सारा का सारा जो अमाउंट है रेजिडुअल अकाउंट को एज अ बैलेंसिंग फैक्टर ले रहा है। और रेजिडुअल अकाउंट पे अगर मैं जाऊंगा जो कि मैंने क्रिएट किया है,
उसका फिगर 0 हो जाएगा प्लस माइनस होके। आप देखेंगे जितना उसने प्लस किया उसी को माइनस कर दिया फिगर्स के हिसाब से, तो अमाउंट यहाँ पे 0 हो गया। सो लाइक दिस हम जो हैं कंसोलिडेशन में जो एडिशनल चीजें हैं वो देख सकते हैं। तो हमने जो अभी तक कवर किया, आई थिंक जो भी था कंसोलिडेशन में एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज वो मैं कवर कर पाया। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। Yeah, Balaji has some doubt, I believe. Yes, Balaji, go ahead. Yeah, hi, Gulshan, hi, Vaibhav. Thanks for your presentation. Yeah, hi. मेरे को दो डाउट है. I have two doubts. Okay, you explained this concept of on the GL account we can change the exchange rate method, whether it is average or equity or whatever. So when we are importing that data file through this import file, XML file, will it allow to have that flexibility of using the exchange rate, or we have to use only this business unit exchange rate? Exchange rate where we defining. If I come show you, exchange rate we are defining on the consolidation company, right? Because every GL entries books in the LCY value, local currency value, right? So here we are defining that the exchange rate we can define here manually, like either we are going to use the exchange rate or we are going to define the business unit rates. So like this also we can define here, right? So I have selected local, so on the local I can define, this rate is coming from the local database. So I can define here, and exchange rate is taking from here only. But if you are talking about this import file is just like, if I open this again. So here you can see you are getting the translation methods also, right? So it is what is taking, it is taking the data, means what are the data, what are the chart of accounts like you are having. If you see the script here, you can see you are getting the translation method, right? You are getting the account number, you are getting the consolidation debit or credit account, and if you do have any amount, you are getting that amount also, right? Amount debit and credit. So this is bringing the data. But when it comes to the exchange rate, you can define the exchange rate here only in the business unit card. Business unit card. Okay. Yep. Fine. Okay. Another query was, can we run this consolidation or restrict the consolidation based on this year, like the financial year? So when we are closing the year or when we are running the job, will it create entries for the closed year also? So that was my second query. I didn't get your question. Means closed year means? Say in the subsidiaries you have closed, you have some entries which are getting consolidated, but that entries are in the closed period, like already accounting periods are closed. Okay, for the subsidiary company you mean, right? Right. Yeah. Okay. Then you then also you can run the consolidation. So consolidation report will not refer to this accounting periods, right? Or it will? Yeah, it will be run based on the filters. Means when you run the report, right? Here, so whatever the accounting period you will put here, it will be run based on this. It can be also a closed finance accounting year. It doesn't. It is not. The closed or open, it doesn't take into consideration. Correct? Yeah. Okay. Thank you so much. Yeah. Thank you, Balaji. So you were there in the previous section, means the session also? Yes, I was there. That's great. Yeah, nice. Okay, Vijay has a question. Vijay, go ahead. Just मेरा क्वेश्चन थोड़ा हटके है, मगर रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड कंपनी से ही. एक्चुअल में क्या, मेरे पास एक क्लाइंट है, उसकी दो कंपनीज है, एक दुबई में है और एक इंडिया में है. अच्छा. तो अभी उसने एक ही टेनेंट लिया है, तो उस टेनेंट पे मेरे को प्रोडक्शन इन्वायरमेंट एक ही क्रिएट कर सकता हूँ मैं, ठीक है?
तो मुझे दूसरी मतलब ये कंपनी कैसे क्रिएट करनी चाहिए? उसके लिए 2 टेनेंट 2 प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट करने चाहिए या एक ही प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट कर? एक ही प्रोडक्शन में 2 कर सकते हो आप कंपनी, लेकिन एक पे आप जैसे आपने बोला कि एक का इंडिया लोकलाइजेशन है, राइट, लेकिन दिस इज लाइक अंडरस्टूड। सो ये पहली बात तो मतलब ये हो गई, जैसा आपने बोला कि नॉट रिलेटेड टू कंसोलिडेशन, बट जनरल ऐसा है कि अब आपने जो भी टेनेंट लिया होगा उस टेनेंट पे आप एक क्रिएट करोगे। अब प्रोडक्शन इंस्टेंस आप बोल रहे हो एक ही क्रिएट करने की आपके पास अथॉरिटी है, राइट? तो अगर एक ही क्रिएट करने की अथॉरिटी तो आप वहां पे 2 तो रख ही नहीं पाओगे, 2 प्रोडक्शन इंस्टेंस आप रख ही नहीं पाओगे। तो आपको या तो फिर 2 टेनेंट रखने पड़ेंगे। अगर 2 टेनेंट रखोगे ना आप, इसका मतलब कि आपका डेटाबेस अलग अलग हो गया, राइट? In that case, please. बोलिए। हाँ, तो in that case जो हमने दिखाया था ना कि सेम डेटाबेस के बेसिस पे जो हम कंसोलिडेशन दिखा रहे थे, फिर वो नहीं वर्क हो पाएगा, फिर आपको XML फाइल यूज करना पड़ेगा। नहीं, मगर उसमें क्या होता है, जैसे हम दूसरे डेटाबेस के लिए भी हम दूसरा प्रोडक्शन क्रिएट कर सकते हैं, मगर उसमें क्लाइंट को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेंगे, मतलब कुछ 37,000 रुपीज पर मंथ के लगभग। तो जस्ट कॉस्ट सेविंग के लिए हम अगर उसे एक ही प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में 2 कंपनी क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल टैक्स स्ट्रक्चर दोनों का सेम है। इंडिया में जीएसटी है, वहां पे 5% वेट है, तो हम वो टैक्स हम मैनेज कर लेंगे। मतलब एक ही प्रोडक्शन क्रिएट करके उसमें 2 कंपनी क्रिएट कर दें, एक यूएई के लिए और एक इंडिया के लिए, और उनको कंसोलिडेटेड भी चाहिए, तो फिर ये मेथड यूज कर सकते हैं जो आपने आज बताया, कंसोलिडेटेड, मतलब सेम डेटाबेस के अंदर सेम। नहीं, लेकिन वो क्या हुआ ना, देखो आप वो डेटाबेस सेम नहीं हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एक आपको इसने दिखाया है, ठीक है, प्रोडक्शन करके आपको दिख रहा है ये यूएस का है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी मान लो सेकंड आपका एक रहेगा, वो रहेगा प्रोडक्शन, और यहाँ पे कंट्री रीजन में आईएन रहेगा, ठीक है, ऐसा सिनेरियो आप बोल रहे हो। तो इस केस में क्या होगा ना कि इस केस में भी आपको XML वाला ही ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। लेकिन लेट्स से आपकी इंडिया में 2 कंपनी होती, तो आप ये फर्स्ट वाली सिर्फ एक प्रोडक्शन इंस्टेंस रखते, आईएन वाली लेट्स से, उसमें आप 2 कंपनी बनाते, उस केस में आप सेम डेटाबेस वाला कंसोलिडेशन यूज कर सकते थे। लेकिन सेकंड केस में जब ऊपर यूएस है कंट्रीज, नीचे आईएन है, और आप सेम टेनेंट में क्रिएट कर रहे हो, दैट इज फाइन, लेकिन आपको XML वाला मेथड यूज करना पड़ेगा उस केस में, राइट? ओके, तो इस पे कोई आगे जाके कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा? मींस मतलब हम एक ही टेनेंट में क्रिएट कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर नहीं, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट इस चीज को तो अभी इनकरेज कर रही है माइक्रोसॉफ्ट। वो तो आपके कैपेसिटीज भी बढ़ाएगी, आप क्रॉस टेनेंट भी कर सकते हो, वो सब चीजें तो नई ला रही है। तो आई डोंट बिलीव कि ऐसा कोई इशू होगा। ओके, देन थैंक्स फॉर दिस आंसर, बिकॉज आई एम कंफ्यूजिंग, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि हमें 2 प्रोडक्शन क्रिएट करना पड़ेंगे। जस्ट मैं आरएनडी कर रहा था कि एक में कर सकते हैं क्या, मगर ये आज जो आपने बताया था उसके हिसाब से मैंने कहा उनको कंसोलिडेटेड कंपनी का डेटा भी चाहिए, तो उससे हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू। Yeah. So any other doubt? Aman has raised hand. Aman, you have a question? Go ahead. Aman, any questions from your side? Sorry, Aman, if you're speaking, you're not getting your voice. Okay, seems to be a problem. No problem. Okay, apart from Aman, किसी के पास और कोई questions है तो अमन आप चैट में ड्रॉप कर देना, क्योंकि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yeah, but, so if you have any doubt, so you can mail anytime to this, and you can also become the permanent attendee. You can just send a mail to this ID, so you can get the updates for the other sessions, for the weekly sessions. Yep. So yes, thanks a lot for today, and आप लोगों ने आज भी टाइम निकाला। अभी रेस्ट ऑफ द डे हम एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन आइडल का 12 घंटे का एपिसोड भी चल रहा है, तो प्लीज एंजॉय दैट। मैं भी अभी वही देखने जाऊंगा। एंड थैंक्स अ लॉट कि आपने टाइम निकाला एंड जॉइन द सेशन, बिकॉज इट इनकरेजेस अस टू प्रिपेयर मोर, और इससे हम खुद भी सीख रहे हैं, और जो सीख रहे हैं वो आपके साथ शेयर कर सक रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. Thank you. Enjoy your day. Bye bye. Thank you.